हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से कक्षा 12 में केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर 2025 जो कि सेट आपका चल रहा था, सेट नंबर 5वां 347 KD। तो इससे पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन दूसरे तक सॉल्व कर चुके थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन तीसरा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तीसरे का क्या कहता है, एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। कहता है भारानुसार 54% जल का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन क्या है, एथिल अल्कोहल व जल का मिश्रण। तो 100 ग्राम एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में 54 ग्राम, क्योंकि 54 लिखा है 54 ग्राम। अब ग्राम क्यों आ रहा है, क्योंकि भार लिखा है, भारानुसार भार के अनुसार, तो भार के अनुसार तो क्या लगाएंगे, ग्राम। 54 ग्राम जल है एवं शेष कितना शेष बचा है, 100 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46 ग्राम क्या बचेगा, एथिल अल्कोहल है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसने खुद कहा था 54% जल है, तो 100 ग्राम जो मिश्रण होगा उसमें 54 ग्राम जल होगा और शेष कितना बचा, 100 में से 54 घटाए तो 46 बचा। 46 ग्राम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। तो 46 ग्राम क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक तरफ लिख लिया एथिल अल्कोहल और दूसरे तरफ क्या लिख लिया, जल। ठीक है, C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। इसके बारे में आपको W पता है, एथिल अल्कोहल की मात्रा 46 ग्राम, अणुभार एथिल अल्कोहल का, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। 2 कार्बन है तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 1 गुणा 5 क्योंकि 5 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1। आसानी से याद कर लीजिए, ये चीजें बार बार आती हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। ठीक है, टोटल आप इसको करेंगे तो 46 आएगा। इस तरफ जल की मात्रा कितनी है, 54, अणुभार कितना है, तो H का कितना होता है 1, 2H है तो 2 का गुणा, O का कितना होता है 16 परमाणु भार, तो ये आ गया M का मान 18। अब आपको मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, मोल। तो N बराबर क्या होता है बच्चों, N बराबर होता है W/M। ये N किसका है, तो N किसका है, ये C2H5OH सफिक्स में लिख दिया, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि अच्छा ये मोल डिस्टर्ब ना हो जाए, ये मोल किसके हैं, अल्कोहल के। N बराबर क्या होता है, W/M। W है 46, M भी है 46, ये कितना आ गया, 1। इसी प्रकार N मोल किसका, मोल H2O का, W/M, W कितना है 54, M कितना 18, 18 × 3 54। अब आपको मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज को लिखते कैसे, X से। किसका मोल प्रभाज निकालना है, एथिल अल्कोहल का। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, किसका निकालना, एथिल अल्कोहल का, तो इसके मोल को ऊपर रखिए, इसके मोल को ऊपर रखा, ये सफिक्स में लिखा है, ये केवल इसके लिए लिखा गया है जिससे पता चले, पहचान होती रहे कि ये मोल हैं किसके, अल्कोहल के। बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए, C2H5OH प्लस H2O के मोलों को जोड़ दिया, तो अल्कोहल के मोल कितने निकाले थे आपने, 1 धन, जल के मोल कितने थे, 3, तो 1/4 आ गया, और 1/4 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 0.25। ये पहला आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या?
जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर बटे दोनों के मोलों को जोड़ दिया जाता है। क्लियर। अब आपको किसका निकालना है? जल का। तो यहां पर जल का निकाल लीजिए, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल किसके ऊपर? जल के, बटे में दोनों के मोलों को जोड़ देंगे। तो जल के मोल कितने हैं? जल के मोल है 3 अपॉन 1 धन 3, या 3/4। इसका मतलब यह है 0.75। ये दूसरा आंसर आ गया। यदि आप एक का मोल प्रभाज निकाल लें जैसे कि ये, और दूसरे का निकालना हो तो या तो आप सूत्र लगा के निकाल सकते हैं या फिर एक में से घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है? 1। बात समझ में आ गई क्या? दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर आपको एक का पता चल जाए, दूसरे का निकालना है, तो सूत्र ना लगा के आप एक में से घटा भी सकते हैं। तो एक में से घटा देते तब भी आपका 0.75 आता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तनु नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल से क्रिया। तो देखिए, फिनॉल, इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई, तनु इक्वल, ये कौन सा निर्देशक होता है? आर्थो और पैरा निर्देशक होता है फिनॉल। और इसमें HNO3 में क्या लगाया जाता है? तो HNO3 को आप ऐसा लिख सकते हैं OHNO2। समझने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, HNO3 ही लिखा है लेकिन इसको अलग अलग कर लिया। अब इसमें क्या लगाया जाता है? NO2 को, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर। फिनॉल ज्यों का त्यों बनाइए और NO2 को आर्थो पर लगा दीजिए, प्लस फिनॉल ज्यों का त्यों बनाइए और NO2 को पैरा पर लगा दीजिए, प्लस का H2O। क्लियर हो गई। अगली रिएक्शन है फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी अपक्रिया है बच्चों? राइमर टीमन अपक्रिया है। तो राइमर टीमन अपक्रिया है, Cl3 है तो Na भी कितने होंगे? 3। क्या होता है राइमर टीमन में? क्या बनता है? सैलिसिलएल्डिहाइड। OH ये ज्यों का त्यों जैसा लगा है वैसे ही लगा है, और एल्डिहाइड आर्थो पर एल्डिहाइड CHO, प्लस का 3NaCl, 3NaCl प्लस का क्या बचा आपके पास? H2O। कितने H2O बचे? तो ऑक्सीजन आपके पास कितने थे? 3 और 1 4। तो 1 और 2 आ गए, 4 ऑक्सीजन थे जिसमें 2 आ चुके, 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो 2H2O। क्या नाम है इसका? सैलिसिलएल्डिहाइड। इस प्रकार से ये राइमर टीमन अपक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरे का गा कहता है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए इसको, CH3CO, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं CO, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, मतलब CH2 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 CH2। कितने बार हो गए बच्चों? 4 बार, 1 2 3 4। इसके बाद क्या जुड़ा है? CH3। ठीक है, CH3 CO, तो CO को लिखा, इसके बाद फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। इसके बाद नाम लिखिए, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हेप्टेन हो गया। CO का अनुलग्न नाम क्या होता है? ओन होता है, तो ओन लगा दिया। कौन से नंबर पे? दूसरे पर, ये दूसरे पर हो गया। ठीक है, इसको देखिए, इसको सही से लिख ले, CH3 CH2 CH, और CH से क्या जुड़ा है? Br। इसके बाद फिर CH2, फिर CH, और CH से क्या जुड़ा है? CH3, फिर CHO। आप चेक भी कर लिया करो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसने 4 बॉन्ड बनाए क्या? 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन ने बनाया होगा, तो 4 बॉन्ड हो गए। इसने 4 बॉन्ड बनाए क्या? 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन ने बनाया होगा, तो 4 बॉन्ड। इसने 2 हाइड्रोजन ने बनाए, तो 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाता है। अब गिनती यहां से शुरू की, 1 2 3 4 5 6।
अब ये रह गया और ये रह गया, इसको सबसे पहले लिखना है CH3 और Br को। CH3 का नाम होता है मेथिल M से चालू, और ब्रोमो Br का नाम क्या होता है ब्रोमो B से चालू। तो पहले ABCD के क्रम में लिखेंगे तो पहले B आएगा, मतलब ब्रोमो को पहले लिखना पड़ेगा। किस कार्बन से जुड़ा है 4 से, तो आप लिखेंगे 4 ब्रोमो। इसके बाद 2 मेथिल, लिख गए दोनों के नाम। इसके बाद टोटल कार्बन कितने 6 को क्या लिखोगे आप हेक्स। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना पड़ेगा, तो एन लगाया हेक्सेन। इसके बाद CHO का नाम क्या होता है अल, तो हेक्सेनल। कौन से नंबर पर पहले नंबर पे, ये हो गया IUPAC। ठीक है, विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, आंसर जल में विलेय के विलेय के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण। जल में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन, और दूसरा है वसा में विलेय विटामिन, वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन, तो अब आप लोग यह बोलचाल की भाषा में कहते हैं गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो पानी हो गया जल, और भा से बी याद रख लीजिए बी, और सा से सी याद रख लीजिए। तो बी और सी किस में, जल में विलेय होते, गई भैंस पानी में। इसके अलावा जो बचे वो काय में विलेय हैं, वसा में। कौन कौन, A, D, E, K। ठीक है, अब कहता है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है विटामिन के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन तीसरा सॉल्व हो गया। इसके आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का कहता है बच्चों, मूललता की परिभाषा दीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता की परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मूललता का सूत्र होता है मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। सवाल जो दिया है सवाल लगा लीजिए। विलेय के मोल कितने हैं, 1/10, तो 1/10 बटे विलायक का भार कितना, 100 ग्राम, और चाहिए किस में है, किलोग्राम में, तो 100 बटे 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं बाहर बाहर का गुणा अंदर, अंदर का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 1000 बटे 10 गुणा 100, तो ये कैंसिल, 1 स्मॉल m, ये आपका क्या आ गया आंसर। कोल-राउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो कोल-राउस का नियम आप जानते हैं, यदि कोई वैद्युत अपघट्ट है AB, तो ये धनायन में टूटेगा A+ में और ऋणायन में टूटेगा B- में। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता का मान
अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। कोलराउस का नियम क्या? किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये कोलराउस का नियम हो गया। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग सुन लीजिए। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में। दूसरा, वियोजन की मात्रा जिसको आप कहते हैं एल्फा ज्ञात करने में। और भी लिखना हो, तीसरा वियोजन स्थिरांक जिसको लिखते हैं के, तो वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करने में। तो इसके ये अनुप्रयोग हो गए। ठीक है। ग नंबर प्रथम कोटि की एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स। वेग स्थिरांक कैसे लिखते हैं बच्चों? के से। के का मान है 60 सेकंड इनवर्स। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? टी का मान आपको निकालना है। तो सूत्र लगाए के बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। जब भी आप ये सूत्र लगाते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, a होती है प्रारंभिक मात्रा और a-x होती है शेष मात्रा। ध्यान रहेगा, a होती है प्रारंभिक मात्रा और a-x होती है शेष मात्रा। तो t का मान निकालना है, इनका पक्षांतर कर दीजिए। तो t बराबर क्या हो गया? 2.303/k log बेस 10, a का मान 1, क्योंकि भाग की बात कर रहा है तो पूरा भाग कितना होगा प्रारंभ में? 1, और 1/16वां भाग रह जाता है रह जाने में। तो 1/16वां भाग रह गया, इसका मतलब शेष बचा। तो a-x की जगह कितना रख दिया? 1/16। ये 16 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2.303/k, के का मान रखिए कितना दिया? 60 log बेस 10, और ये 16 कहाँ चला गया? ऊपर। 2.303/60, इसको आप लिख सकते हैं log बेस 10 2 की पावर 4 के 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 16 को लिख दिया। अब 4 कहाँ जाएगा बच्चों? बाहर। तो 2.303/60 गुणा 4 log 2 बेस 10। 2.303/60 गुणा 4 गुणा log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका समय आ जाएगा। तो सॉल्व करिए। 2 से काटा, 2 दूनी 4, ये 30, फिर 2 से काट दिया 15। ठीक है। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन को करेंगे तो ये आएगा 2.303 गुणा 0.30 10/15। तो ये आ गया आपका समय। तो ये हल करने पर t का मान कितना आ गया बच्चों? 0.046 सेकंड। सेकंड क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड इनवर्स था, तो यहाँ समय क्या आएगा? सेकंड में। तो ये आपका इस प्रकार से ये सवाल लग गया। आगे देखिए, चौथे का घा कहता है बच्चों, जब Mn का एक भूरा रंग का लवण A HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। आधिक्य में यह गैस अमोनिया से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। A, B, C को पहचानिए तथा होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है Mn का एक भूरे रंग का लवण है, तो भूरे Mn का भूरे रंग का लवण A
क्या हो गया, HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। तो जो भूरे रंग का लवण है MnO2 होगा। क्या होगा बच्चों, MnO2। जब ये HCl से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा तो कहता है गैस B प्राप्त होती है। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, MnCl2 प्लस Cl है तो ये बनाएगा Cl2 प्लस H और O बचा तो क्या बनाएगा, H2O। क्लियर। तो एक जो गैस बन रही थी वो क्या हो गई, B, क्लोरीन। फिर से देखिए, कहता है भूरे रंग का लवण, तो ये A हो गया। Mn के भूरे रंग का लवण तो MnO2, HCl से क्रिया करता है, HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B बनती है। तो MnCl2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। बैलेंस करिए, Cl कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 लगा दिया। Mn 1 है, H कितने हो गए 4, तो इधर 2 लगा दिया। बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसके बाद कहता है अधिक में यह गैस कौन सी, B, मतलब ये क्लोरीन अमोनिया से क्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। तो ये जब इससे क्रिया होगी तो बनेगा NCl3, ये विस्फोटक होता है NCl3। और बच्चों क्या बचा, NCl3 बन गया, HCl, H बचा तो बना देगा HCl। कितने H हैं आपके पास, 3, तो 3HCl। क्लोरीन कितने हो गए, 3Cl और 3Cl कितने, 6, तो यहाँ 6 करने के लिए आप 3 लगा दीजिए। तो उसने कहा था A, B, C को पहचानिए तथा होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो A, B, C को आपने पहचान लिया, रासायनिक समीकरण भी लिख दिया। भूरे रंग का लवण एक क्या होगा आपका, MnO2, ठीक है। फिर B क्या होगा, B क्या होगा, B हो गई क्लोरीन। C क्या होगा, C हो गई आपकी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो संबंध, जो संबंध है वही नष्ट समीकरण कहलाता है। क्या, E इक्वल E0 माइनस 0.059 n log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है ब्रैकेट में, इसको बंद कर देंगे बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो E बराबर, E क्या है, E है इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समीकरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध को दर्शाता है, जो कि निम्न है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभिक्रिया की दर को समझाइए, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पहले कोटि को देख लीजिए उदाहरण द्वारा। तो कोई एक रिएक्शन लिखी हमने, CH3 COO C2H5 प्लस H2O इक्वल, तीर के ऊपर H प्लस, H2O का मतलब क्या होता है HOH, तो क्या निकल गया C2H5OH, C2H5OH प्लस क्या बचा CH3 COOH, CH3 COOH। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है बच्चों, इसकी कोटि है 1। अभिक्रिया की कोटि को रिएक्शन को देखकर आप नहीं बता सकते, याद रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए ये रिएक्शन है तो इसकी कोटि कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। अभिक्रिया की दर को समझाना है, तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा आप सुन लीजिए। एकांक समय में किसी अभिकारक की जितनी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिकारक से संबद्ध अभिक्रिया की दर कहते हैं, या दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। एकांक समय में किसी अभिकारक की जितनी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिकारक से संबद्ध अभिक्रिया की दर कहते हैं, और इसे dx/dt से व्यक्त करते हैं, ठीक है, dx/dt से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड या
मोल प्रति लीटर मिनट। ये आपका खा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगला देखिए, पांचवें का गा कहता है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। देखिए बच्चों, के क्या होता है प्लस, के क्या होता है प्लस, 2 को आप इस तरफ भेज दीजिए, HgI4 ये -2 हो गया, 2 को इधर भेज दिया, के प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद Hg की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको, तो Hg की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो x प्लस, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, x प्लस 4 गुणा I क्या होता माइनस, बराबर में आवेश कितना -2, तो x माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, तो x बराबर 2 आ गई। अब नाम लिखिए, तो सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो धनात्मक भाग क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद ये आ गया ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट वाला आ जाए तो उसमें सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है, तो टेट्रा आयोडाइडो, आयोडाइडो, कई लोग इसको आइडो भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, दोनों सही है। Hg का नाम मरकरी होता है, लेकिन आपको पता होगा अगर ये ब्रैकेट वाला माइनस का है तो धातु के नाम में 8 और लगाते हैं, 8 तो हो जाएगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 2, ठीक है। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है पोटेशियम, फिर लिगेंड लिखोगे टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड। इसका नाम देखिए CuNH3 का होल 4, SO4 सबको पता है -2 होता है, तो ये अपने आप क्या हो गया +2। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए Cu की, x प्लस 4 गुणा NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है तो 0 बराबर में 2, तो x बराबर कितना आ गया 2 ऑक्सीकरण संख्या। नाम लिखिए, सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, ये है ब्रैकेट वाला धनात्मक भाग, और ब्रैकेट वाले में सबसे पहले किसको लिखा जाता है लिगेंड को, तो लिगेंड को लिखिए, 4 को क्या बोलेंगे आप टेट्रा NH3 एमीन, Cu कॉपर, ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है, और SO4 सल्फेट, बिल्कुल सरल है, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। इसको देखिए के क्या होता है प्लस, 3 को भेज दीजिए उस साइड, तो Al C2O4 का होल थ्राइज, पूरे पर आवेश कितना -3, भाई 3 था ना, इस तरफ जाएगा तो -3। अब Al की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Al को x मानिए +3 गुणा C2O4, आपने देखा होगा ऑक्सलेट, C2O4 क्या होता है -2, तो C2O4 -2 बराबर में आवेश कितना -3, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 3 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, पोटेशियम, फिर ब्रैकेट वाला आ गया, और ब्रैकेट वाले में सबसे पहले किसको लिखा जाता है लिगेंड को, तो 3 ट्राई, और C2O4 -2 को क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। एल्यूमिनियम कहेंगे, लेकिन ब्रैकेट वाला अगर माइनस का है तो धातु के नाम में 8 और लगाते हैं, तो हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कितना 3rd, ठीक है। इसको देखिए, इस पर तो बच्चों ना तो आगे कुछ लिखा है ना पीछे कुछ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है उदासीन, कोई आवेश नहीं है, 0 है, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे भी तो CrX CO कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई आवेश नहीं होता है, तो 6 गुणा 0 बराबर 0, x बराबर 0। सबसे पहले किसको लिखेंगे लिगेंड को, तो हेक्सा, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम क्या होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल हो गया। Cr क्रोमियम, क्रोमियम 0, क्रोमियम 0, ये हो गया नाम, ठीक। टॉलेन अभिकर्मक क्या है, अगला क्वेश्चन है टॉलेन अभिकर्मक क्या है। इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रक्टोज के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ध्यान से देखिएगा, टॉलेन अभिकर्मक है क्या, टॉलेन अभिकर्मक है सिल्वर नाइट्रेट के
अमोनियामय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियामय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। और टोलेन अभिकर्मक का सूत्र होता है AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस OH माइनस। ठीक है, जिसको क्या लिखा जाता है Ag2O लिख देते हैं। ठीक है, ये पूरा होता है जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगी और Ag2O बना देता है। तो अगर कोई कहे टोलेन अभिकर्मक क्या है तो आप क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। पहले सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से कराते हैं, तब जाके ये प्राप्त होता है। तो क्या कहता है, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियामय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। जिसका सूत्र हमने लिख दिया, ये है टोलेन अभिकर्मक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag2O में। अब रिएक्शन पूछिए तो रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन में ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, ये है ग्लूकोज। इसकी क्रिया आप टोलेन अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो CHO को बदल देगा COOH में, COOH में, बाकी का ज्यों का त्यों। प्लस का 2Ag, जिसको कहते हैं रजत दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूकोस। टोलेन अभिकर्मक Ag2O। अब अगर कहे ये फ्रक्टोस से भी क्रिया कराइए, जैसे कि उसने कहा है, तो फ्रक्टोस CH2OH CO CHOH का होल थ्राइज CH2OH, ये है फ्रक्टोस। आप जानते हैं कि टोलेन अभिकर्मक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बच्चों, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो ये कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाते हैं। इसमें कीटोन है लेकिन इसमें क्षार की उपस्थिति होती है। आप देखिए, इससे समझ में ना आएगा तो इससे तो समझ में आ रहा है कि OH माइनस किसकी उपस्थिति है बच्चों, क्षार की उपस्थिति। तो ये क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोस ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है। तो फ्रक्टोस में कीटोन समूह भी होता है, लेकिन जब टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो इसमें उपस्थिति क्षार की होती है। तो फ्रक्टोस क्षार की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जब इससे क्रिया करेगा तो यही बनेगा, क्या, CHO किस में बदल जाएगा, COOH में, बाकी का ज्यों का त्यों। प्लस का 2Ag रजत दर्पण। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी, टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियामय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, जिसका सूत्र ये होता है। और ये अमोनिया निकालकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag2O में, जिससे आप शॉर्ट में इसको यही लिखते हैं, टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, क्रिया करा दी। दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, CHO किस में बदल जाएगा, COOH में। फ्रक्टोस क्षार की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जिससे ये टोलेन अभिकर्मक से आसानी से क्रिया कर लेता है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन 5 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन 6वें को सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।